हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दल शिक्षण विधि या जिसको कहते हैं टोली शिक्षण विधि, इंग्लिश में टीम टीचिंग मेथड, जिसकी प्रतिपादक जो हैं वो हैं डेविड बार्डिंग। इन्होंने 1955 में अमेरिका में इसको प्रतिपादित किया था। तो 3-4 प्रश्न यहीं से बन सकते हैं इसमें। तो इस विधि का हम पूरा अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि एक एक शिक्षण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी टेट के हिसाब से। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। दल शिक्षण विधि आपको बता ही दिया है, अध्ययन करने वाले हैं, और जिसके प्रतिपादक है डेविड बार्डिंग, और 1955 में अमेरिका में इन्होंने इस विधि का निर्माण किया था। इसका निर्माण क्यों हुआ था, तो चलिए जानते हैं इसका क्या हुआ था। तो दल शिक्षण एक नवाचार एक शिक्षण विधि है जिसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र मिशिगन एवं मार्शा, दो नाम है मिशिगन एवं मार्शा, ने 1939 में सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया था। तो अगर बात की जाए कि दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के दो छात्र थे, कौन कौन, मिशिगन एवं मार्शा। और कब इन्होंने किया, 1939 में। किस लिए किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो जो सैनिकों को प्रशिक्षित करना था, उनको प्रशिक्षित करने के लिए इस विधि का इन्होंने प्रयोग किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड बार्डिंग ने अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सन 1955 में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया, इसलिए इन्हें इस विधि का जनक कहा जाता है। डेविड बार्डिंग को इस विधि का जनक कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है, तो देखिए उन्होंने 1955 में सर्वप्रथम सिखाने के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, डेविड बार्डिंग ने। लेकिन इसका प्रयोग 1939 में हो चुका था। किसने किया था, मिशिगन और मार्शा ने किया था सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किया है डेविड बार्डिंग ने, इसलिए इनको दल शिक्षण विधि का जनक कहा जाता है। किसको, डेविड बार्डिंग को दल शिक्षण विधि का जनक कहा जाता है। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और कहाँ पर थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे डेविड बार्डिंग। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि डेविड बार्डिंग कौन थे, तो आपको ऑप्शन में अगर रहे कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे या प्रोफेसर थे, तो वो एक प्रोफेसर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दल शिक्षण विधि होती क्या है। तो देखिए डेविड बार्डिंग के अनुसार जब दो या दो से अधिक अध्यापकों का दल मिलकर एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करते हैं तो इसे दल शिक्षण कहते हैं। सीधा सीधा मतलब है इनका कि जब दो या दो से अधिक शिक्षक यानी अध्यापक का दल यानी शिक्षक मिलकर किसी एक ही शैक्षिक स्तर के, मतलब आज के समय पर आप कह सकते हैं किसी एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करते हैं, जो विद्यार्थियों की समस्या है उसका समाधान करते हैं दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर, तो इसे क्या कहा जाता है, दल शिक्षण कहा जाता है। याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक शिक्षकों का दल मिलकर एक ही शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की किसी समस्या का समाधान करते हैं तो इसे दल शिक्षण कहते हैं। किसके अनुसार, डेविड बार्डिंग के अनुसार। आगे देख लेते हैं दल शिक्षण में अध्यापकों का चयन। इसमें अध्यापकों का चयन कैसे किया जाता है, जैसे आपको पता है दल शिक्षण में अध्यापकों का दल होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, तो देखिए दल शिक्षण में अध्यापकों का चयन, दल शिक्षण में केवल अध्यापकों का दल होता है जिसका चयन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दल शिक्षण विधि में अध्यापकों का चयन कितनी विधियों से किया जाता है या कितने प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से किया जा सकता है। कैसे, एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक, क्योंकि अध्यापकों का दल बनाना है। दूसरा बन सकता है अलग अलग विद्यालय के एक ही विषय के अध्यापक। और तीसरा जो है वो है अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक। जी हाँ, तीनों कैसे बन सकते हैं, एक ही विषय के, एक तो हो सकता है एक ही विद्यालय के अलग अलग विषय के, दूसरे अलग अलग विद्यालय के एक विषय के, और तीसरा अलग अलग विद्यालय के अलग अलग विषय के। सीधा सरल बिल्कुल है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका शिक्षकों का चयन, किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दल शिक्षण विधि के सोपान कौन कौन से हैं। तो इसके सोपान भी 3 हैं, शिक्षकों की चयन की जो प्रक्रिया है वो भी 3 है। दल शिक्षण विधि के कुल कितने सोपान हैं, कुल 3 सोपान हैं। कौन कौन से, प्रकरण का चयन करना है, और व्यवस्था या उसका क्रियान्वयन करना है, और तीसरा है मूल्यांकन या उसका
परीक्षण करना है। ये हो गए आपके दल शिक्षण के सोपान। कितने सोपान है याद रखना, कितने सोपान है दल शिक्षण के? 3। और कई बार प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन दल शिक्षण का सोपान नहीं है, और वहाँ पर होगा प्रकरण का चयन, व्यवस्था या क्रियान्वयन, मूल्यांकन या परीक्षण। और एक आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ऐसा जो इसका नहीं होगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। दल शिक्षण के अध्ययन में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, या दल शिक्षण को पढ़ाने में किन किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है, वो आपकी 3 शिक्षण विधियां हैं। कौन कौन सी? दल शिक्षण का अध्ययन जब आप दल शिक्षण कराते हैं तो कितनी विधियों का प्रयोग करते हैं आप? 3 विधियों का। कौन कौन सी? नंबर 1 व्याख्यान विधि, नंबर 2 समस्या समाधान विधि, नंबर 3 प्रश्नोत्तर विधि। कौन कौन सी? व्याख्यान, समस्या समाधान और प्रश्नोत्तर। दल शिक्षण विधि की 3 विधियां हैं। दल शिक्षण के लिए आपकी 3 व्याख्यान, समस्या समाधान और प्रश्नोत्तर, इसको भी आप याद रखिएगा। अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया के सोपान जो हैं वो 3, और आपके जो दल शिक्षण के सोपान हैं वो भी 3, और दल शिक्षण की कुल शिक्षण विधियां वो भी 3। आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और दल शिक्षण की अवधि और सत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा। देखिए दल शिक्षण की अवधि और सत्र। दल शिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? 3 घंटे की होती है, जिसे कितने सत्रों में? 3 सत्रों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर एक और 3 आ गया। अध्यापक चयन की प्रक्रिया के 3 चरण और सोपान 3, और अभी अभी जो आपने पढ़ा है विधियाँ इसकी 3, और बांटा जाता है कितने सत्रों में? 3। तो बड़ा ही आसान सा हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 3 घंटे की होती है। 3 का बड़ा अच्छा सीक्वेंस आपका यहाँ चल रहा है, तो बिल्कुल याद करने में आसानी यहाँ पर होने वाली है। चलिए, तो दल शिक्षण की अवधि जो होगी वो 3 घंटे की होगी, और जिसे 3 सत्रों में बांटा जाता है। अब ऐसा नहीं करना कि 3 सत्र हैं, एक एक घंटे के 3 सत्र, नहीं, ऐसा नहीं है। एक सत्र आपका 90 मिनट का होगा, बाकी 2 45-45 मिनट के होंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर सत्र कौन कौन से हैं और कौन से सत्र में क्या किया जाता है। यहाँ पर आपके दिए गए हैं सत्र: आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। यहाँ पर आपकी अवधि है कि कौन सा सत्र कितने मिनट चलेगा। यहाँ पर अध्यापकों की संख्या है कि कितने अध्यापक पढ़ाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है कि कितने विद्यार्थी पढ़ेंगे, और नीचे है आपकी उपयोगी, किसके लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली के लिए या कमज़ोर बालकों के लिए। तो एक एक से अध्ययन करते हैं। देखिए सत्र है पहला, आम सभा सत्र। कौन सा सत्र? आम सभा सत्र। तो आम सभा सत्र या जिसको कहा जाता है मुख्य सत्र, कितने मिनट का होता है? ये होता है 90 मिनट का। और इसमें अध्यापकों की संख्या, जितने भी अध्यापक हैं सभी एक साथ मिलकर इसमें अध्यापन कराते हैं। और इसमें भी विद्यार्थियों की संख्या, जितने विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो सभी अध्यापक और सभी विद्यार्थी। और ये उपयोगी किसके लिए हो सकती है ज़्यादातर? तो ये उपयोगी होती है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। आम सभा सत्र या मुख्य सभा सत्र किसके लिए उपयोगी होती है? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। दूसरा आता है आपका लघु सभा सत्र। लघु सभा सत्र जो होगा आपका वो कितने मिनट का होगा? 45 मिनट का होगा, और इसमें अध्यापक की संख्या 1 और विद्यार्थी होंगे आपके 10 से 12। कितने होंगे विद्यार्थी? 10 से 12। और ये उपयोगी किसके लिए है? कमज़ोर छात्रों के लिए है। इसका एक और कॉलम नीचे दिया गया है, अभी आपको ज़रूर बताएंगे। और तीसरा जो हमारा सत्र है वो है प्रयोगशाला सत्र। ये भी आपका कितने मिनट का होता है? 45 मिनट का। इसमें अध्यापक की संख्या होगी 2 और विद्यार्थियों की संख्या होगी 25, और ये उपयोगी होगा सभी के लिए। और अगला है आपका समस्या समाधान कैसे किया जाता है। तो समस्या समाधान आपका जो मुख्य सभा सत्र होता है इसमें आपका सामूहिक हल दिया जाता है, इसलिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। और जो आपका लघु सभा सत्र है उसमें व्यक्तिगत हल दिया जाता है। और जो आपका प्रयोगशाला सत्र है इसमें जांच या परीक्षण किया जाता है कि कहाँ तक अध्ययन किया गया है। तो ये रहा आपका सत्र। इसको थोड़ा सा छोटा किए देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दल शिक्षण विधि के गुण और दोष। तो पहले हम यहाँ देखेंगे दल शिक्षण विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो यह एक बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है। और नंबर 2, यह कक्षा 6 से लेकर उच्च स्तर तक उपयोगी है। तो ये फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है, नहीं तो आ सकता है कि दल शिक्षण विधि किस कक्षा स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए और उच्चतर स्तर के लिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना है कि माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से लेकर उच्च स्तर तक उपयोगी है दल शिक्षण विधि। ये
किस कक्षा स्तर के लिए उपयोगी नहीं है? तो यह प्राथमिक कक्षा स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। कौन सी कक्षा स्तर के लिए? प्राथमिक कक्षा स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। अगला है प्रत्येक मानसिक स्तर के विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? प्रत्येक मानसिक स्तर के जो विद्यार्थी के लिए उपयोगी है वो कौन सी है? दल शिक्षण विधि। इसमें अभी पढ़ा ना, 3 सत्र बताए थे ना। तो 3 सत्र हैं जो वो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी है और मानसिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए भी है और सभी के लिए भी है। और इसमें क्या एक गुण है? तो इसका एक गुण ये भी है कि इसमें तत्कालिक मूल्यांकन हो जाता है आपका। और पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक सभी उद्देश्यों की आपकी इसमें प्राप्ति हो जाती है। और विद्यार्थियों की लेखन कला का भी इसमें आकलन हो जाता है और विषय विशेषज्ञ से सीखने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि एक ही विषय के अध्यापक जब अलग अलग स्कूलों से आएंगे, पढ़ा है ना अध्यापकों का चयन, तो जब एक ही विषय के अध्यापक अलग अलग स्कूलों से आएंगे तो एक विषय का अध्यापक विशेषज्ञ ही होता है। तो विषय विशेषज्ञ से सीखने का अवसर प्राप्त होता है इस विधि में और व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। जब विषय विशेषज्ञ पढ़ाएंगे तो व्यापक ज्ञान तो आपको प्राप्त होने वाला है ही। अगला है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर भी प्रदान किया जाता है दल शिक्षण विधि के अंतर्गत। अगला है ऑप्शन नंबर 10, विद्यार्थियों की समस्या को तत्काल दूर किया जाता है। मान लीजिए वहाँ पर बहुत से शिक्षक बैठे हैं और शिक्षार्थी भी बैठे हैं, बहुत से शिक्षक और शिक्षार्थी बैठे हैं, तो किसी छात्र की कोई समस्या है तो शिक्षक, क्योंकि वो शिक्षक तो वहाँ पर उसी विषय का एक्सपर्ट बैठा हुआ तो उसके तुरंत उत्तर दे देता है, यानी जो भी समस्या है उसको तत्काल दूर किया जाता है। और अंतिम जो है 11 नंबर का आपका गुण, दल के प्रत्येक अध्यापक का महत्व एक समान होता है, क्योंकि सभी अध्यापक विषय विशेषज्ञ होते हैं तो सभी का जो महत्व है वो एक समान होता है। चलिए अब देख लेते हैं दल शिक्षण विधि के दोष। दल शिक्षण विधि के दोष कौन कौन से हैं? नंबर 1, दल शिक्षण विधि में यह एक खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि कैसे है? मान लीजिए आपने कहा दल शिक्षण का प्रयोग करना है, तो इसके लिए अलग अलग विद्यालयों के एक ही विषय के अध्यापकों को आना है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाएगा। तो इस प्रकार से उनको आने जाने के लिए जो खर्चा आएगा वो थोड़ी सा खर्चीली विधि है और एक ही हॉल में बिठाना और इकट्ठा शिक्षकों का बैठना थोड़ा सा महंगा होता है और दल का गठन करना भी एक कठिन कार्य है और इसका आयोजन नियंत्रित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। जब बच्चे अध्यापकों के पूर्ण नियंत्रण में हो तभी इस विधि का क्रियान्वयन किया जा सकता है। और इसका अंतिम 2 कॉलम हैं आपके। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। क्यों है अनुपयोगी? क्योंकि अभी बताया ना कि 6 से इसके गुण में है था कि 6 से जो उच्च स्तर तक के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्राथमिक स्तर में इस विधि का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती हैं, नंबर 1 व्याख्यान विधि बताया था ना अभी, व्याख्यान विधि, नंबर 2 प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि। तो ये तीनों विधियां प्राथमिक स्तर के लिए कोई खास कारगर साबित नहीं होती हैं, तो इसलिए यह दल शिक्षण विधि भी प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयोगी साबित होती है। और एक बार में केवल एक ही स्तर के विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है, कि एक बार में केवल एक ही स्तर के विद्यार्थियों को इसमें सिखाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह हमने पढ़ा दल शिक्षण विधि को और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की और विधियाँ पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।